हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें कि आज हम 18 जून 2023 के हिंदू एडिटोरियल की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो को। सबसे पहला एडिटोरियल जो है वो है बिफोर जो है पार्ट ऑफ न्यू ट्रेंड इन इंडियन साइक्लोन व्हाइल द नंबर ऑफ साइक्लोन डिस्टर्बेंस हैज डिक्रीज देयर इंटेंसिटी हैज इंक्रीज। देखिए क्या कह रहा है, जो साइक्लोन के डिस्टर्बेंस है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा है और साथ ही साथ उसकी इंटेंसिटी जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है, साइक्लोन डिस्टर्बेंस जो है नॉर्दर्न इंडिया की नॉर्दर्न इंडियन ओशन में क्या हो रहा है, जो जिसमें इंक्लूड है आपकी अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और लैंड जो है लैंड एरिया जितने भी है। अगर मान लीजिए ये इंडिया है, इंडिया के अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और ये जो लैंड का हिस्सा है उस चीज को कह रहा है नॉर्दर्न इंडिया ओशन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं बहुत सारे चेंजेस हमें अभी के रिसेंट डिकेड में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिले हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज अगर देखी जाए तो साइक्लोन डिस्टर्बेंस जो कि नॉर्थ इंडिया में ओशन में क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, नॉर्थ इंडियन ओशन में डिक्लाइन हो रहा है कंसिडरली पास्ट 4 ईयर, 4 डिकेड से कम हमें दिख रहा है कि जो नॉर्दर्न इंडिया के जो ओशन की डिस्टर्बेंस है, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डिक्लाइन होते हुए नजर आ रहा है। दूसरी चीज, ये जो डिक्लाइन है वो कहीं ना कहीं रैपिड डिक्रीज कर रहा है किसको, साइक्लोन के डिस्टर्बेंस को। जो जितने भी साइक्लोन डिस्टर्बेंस आते हैं उनकी जो रैपिड कहीं ना कहीं डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा ओरिजिन कहां से होते हैं, बे ऑफ बंगाल से। जो मोस्ट पार्ट ऑफ साइक्लोन जो है लैंडफॉल का वो साउथ ईस्ट एशिया में हो रहा था और वेस्ट एशिया में हो रहा था। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं बताया जा रहा है जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है, जो ओरिजिन होता है आपके बे ऑफ बंगाल से, उसकी वो कहीं ना कहीं रैपिड डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर नंबर की बात की जाए इस डिस्टर्बेंस की, वो ओरिजिन जो अब अरेबियन सी में हो रहा है देखा जा रहा है वो इंक्रीज हो रहे हैं स्टेडिली, ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। और जिसकी काउंट कहीं ना कहीं रिलेटिवली अभी भी लो है, अगर बताया जा रहा है तो इनके जो काउंटिंग है यानी कि आने की जो आते हैं वो कहीं ना कहीं कम है, लेकिन फिर भी जो ये इंक्रीज हो रहे हैं पहले के मुकाबले में अभी ज्यादा कहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो इनकी फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज कर रही है और इंटेंसिटी जो साइक्लोन की है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, इंटेंसिटी यानी कि जो तीव्रता है, जो तेजी से आने की क्षमता है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रही है। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी है, जो आ रही है, जितना साइक्लोन बन रहा है, मान लीजिए एक बन रहा है, 2 बन रहा है, वो है फ्रीक्वेंसी, वो कितनी है, वो कहीं ना कहीं अभी कम है और इंटेंसिटी जो तेजी है वो ज्यादा है। ठीक है, अगर हम पहले चार्ट की बात करें, 10 ईयर की बात, 10 ईयर रोलिंग एवरेज बताया है, जो 1891 और 2021 की डिस्टर्बेंस को अगर देखा जाए एवरेज की, तो वो करीब करीब 10 साल के लगभग के दिखता है। अब देखिए 1920 में कहीं ना कहीं 10 से नीचे था। ठीक है, जो रोलिंग एवरेज। अब 1950 और 1990 की एरा में देखिए, यहाँ पे बीच में ही थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी क्या रहा है, 16 to 15 जो साइक्लोन है वो आते जा रहे हैं। ठीक है, अगर 1990 से लेकर 2022 तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनकी जो साइक्लोन है जो आ रही है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बताया जा रहा है, जो एवरेज है वो 10.27 है, 10 ईयर के एवरेज जो बता रहा है वो 10.27 है। जो प्रीवियसली 10 ईयर की ऑन एवरेज देयर इज 10 साइक्लोन डिस्टर्बेंस पर ईयर, जो 10 साल की बता रहा है 2013 से 2022 तक की, जिसमें बताया जा रहा है 10 साइक्लोन जो डिस्टर्बेंस है वो पर ईयर आ रहे हैं। ठीक है, अगर डिस्टर्बेंस बात करें, 15 डिस्टर्बेंस तक कब थे, 1940 और 1950 के, और उसके बाद 1970s को भी देखेंगे। ठीक है, जो डिक्रीज है वो कहीं ना कहीं बिलो 10 रहा है 1990s में और 2000 में, 2010 में। उसके बाद जो गैप है वो 3 डिकेड तक जो एवरेज साइक्लोन है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हुआ है 10 साइक्लोन डिस्टर्बेंस। देखिए सबसे पहली चीज तो ये दिखा क्या रहा है, दर्शा क्या रहा है, ये दिखा रहा है जो आपकी साइकिल की इंटेंसिटी है अरेबियन सी में वो क्या हो रही है, तेज हो रही है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है। यानी कि साल में अगर 1-2 भी साइक्लोन आते हैं तो वो क्या होता है, उनकी इंटेंसिटी जो होती है, उनकी जो मार होती है, उनकी जो तेजी होती है वो कहीं ना कहीं वो ज्यादा होती है। यानी कि जो अगर फ्रीक्वेंसी
कम होगी, लेकिन इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो हमें जो नुकसान है, जो हमें हजार्डस है, कहीं ना कहीं नुकसान है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा होगी। यानी कि इससे हमारी जो इकोनॉमी है उस पर कहीं ना कहीं इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, अगर हम दूसरे चार्ट की बात करें, दूसरा चार्ट क्या कहता है, 10-year rolling average cyclone disturbance between 1891-2000 originate from two basin। देखिए अब यहाँ पे बे ऑफ बंगाल की बात की गई है, अरेबियन सी की। अरेबियन सी कहीं ना कहीं कम थी और बे ऑफ बंगाल भी कम थी, लेकिन जब आगे बढ़ते रहे, जब 2020 तक आए तो अरेबियन सी में 3 साइक्लोन की जो है आपको बता रहा है कि एक ईयर में 3 साइक्लोन आ रहे। वहीं पे अगर बे ऑफ बंगाल की बात करें तो वहां कहीं ना कहीं 6 साइक्लोन जो है वो आ रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है अरेबियन सी की, वो अब क्या हो रही है, बढ़ रही है, किसके मुकाबले में, आपके जो बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, देखिए वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, बिटवीन 1891 एंड 2022 ओरिजिनेटेड फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। जो साइक्लोन डिस्टर्बेंस है 10 ईयर का एवरेज दे रखा है। जो नंबर ऑफ साइक्लोन डिस्टर्बेंस है वो ओरिजिनेट हो रही है कहां से, आपकी बे ऑफ बंगाल से, रैपिडली डिक्लाइन कर रही है, कब से, 1970 से। उसके बाद जो अरेबियन सी से ओरिजिनेट हो रही है वो भी कहीं ना कहीं वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। 1891 से 1962 के तक में क्या बताया जा रहा है, जो एवरेज है वो कहीं ना कहीं लेस देन 2 डिस्टर्बेंस पर ईयर रिकॉर्ड की जा रही है अरेबियन सी में। ठीक है, जो एवरेज है वो इंक्रीज हो रहा है। 3 साइक्लोन जो है रिकॉर्ड की गई है 2020 में, जो पीक थी 1978, 79, 83 के पीरियड से पीक, सिमिलरली पीक थी। ठीक है, जो अब ये हो किस ले रहा है, हो इसलिए रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, और उस ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के कारण से कहीं ना कहीं जो आपकी साइक्लोन की जो स्ट्रॉन्गर है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है। जो डाटा दिखाते हैं वो क्या दिखा रहे हैं, 34% ऑफ ऑल डिस्टर्बेंस ओरिजिन हो रही है कहां पे, अरेबियन सी में, कहीं ना कहीं सीवियर साइक्लोन स्ट्रॉम है। यानी कि इनकी स्पीड जो है 18 नॉट से, यानी कि 18 नॉट यानी कि 18 नॉट से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, आप नॉट देख सकते हैं, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, एक नॉट में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, आप देख सकते हैं। कंपेयर किया गया 19% डिस्टर्बेंस जो ओरिजिनेट होते हैं बे ऑफ बंगाल से, उनकी सीवियर जो स्ट्रॉम है वो क्या है, इसके साथ कंपेयर किया गया है। ठीक है, जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं पॉइंट कर रहा है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिन्होंने फाइंड किया है कि जो फोरकास्ट है, जो अरेबियन सी के जो ओरिजिनेट है साइक्लोन की, उसको कहीं ना कहीं फोरकास्ट करने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि जो जैसे कि अभी 2 दिन पहले ही आर्टिकल आया था, जो साइक्लोन ओरिजिनेट हो रहे अरेबियन सी से, वहां पे कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन लगाने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, जबकि जो प्रेडिक्शन है बे ऑफ बंगाल में, उसको जल्द से जल्द लगाया जा सकता है। पहले से, मतलब काफी दिन पहले से मिल जाती है, हमें टाइम पीरियड मिल जाती है, जिससे कि हम लोग जो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट है वो कहीं ना कहीं ले सके। लेकिन जो अरेबियन सी की है उसको पता ही 2 दिन पहले लग रहा है, जिसके कारण से जो मेजरमेंट है वो कहीं ना कहीं लेने में प्रॉब्लम हो रही है। अब जो थर्ड चार्ट दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, पीक इंटेंसिटी रिकॉर्ड की गई है ऑल साइक्लोन डिस्टर्बेंस, जो कि 1994 और 2023 के बीच में ली गई है। यहाँ पे फेस विंड की बात की गई है नॉट में। ठीक है, रिकॉर्ड हुई है जो इस जर्नी में बात की गई है। रिपोर्ट जो है, जो पीक इंटेंसिटी थी 19 नॉट्स की, 3 दिन पहले ही लैंडफॉल के बारे में पता लगा, जून 15 इन गुजरात में होगी। ठीक है, अगर हम लोग ऑब्जर्व करें इस चार्ट को तो क्या देखा गया है कि जो 2019 से 2023 का जो 5 साल के बीच का जो टाइम है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म को, जो कि 48 नॉट से, यानी कि 48 मीटर, आप अगर मीटर पर सेकंड में निकाले तो इसको करीब करीब 0.15 के समथिंग मीटर पर सेकंड है। आप नेट पे सर्च कर लेना। क्या है, ऑल साइकिल डिस्टर्बेंस जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रही है 32%। ठीक है, जो हाईएस्ट है 5 साल के पीरियड में जो देखा गया है 2004 से अभी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ज्यादा देखा गया है। जो लास्ट 5 ईयर की बात की जाए तो 55% और 17% जो साइक्लोन डिस्टर्बेंस है वो डिप्रेशन जो है वो 33 से कम है, और साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है वो 34 से 47 नॉट के बीच में रही है। ठीक है, जो 1999 और 2003 का पीरियड है उनमें कहीं ना कहीं 34% का
सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जो है शेयर की गई है, रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, अगर 1994 और 1998 पीरियड की बात करें उसमें रिकॉर्ड की गई है 52%। जो इंटेंसिटी है वो ओरिजिनेट कहां से होती है, नॉर्थ इंडियन ओशियन की। दोबारा से ही इस चीज को देखना, अपवर्ड साइकिल, अगेन ऑन एन अपवर्ड साइकिल। तो ये इंटेंसिटी कहीं ना कहीं आज के टाइम पे बढ़ रही है, जिसके कारण से जो खतरा है, जो लॉसेस है, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है। और ये मोस्टली कहां पे हमें देखने को मिल रहा है, आपके अरेबियन सी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है इमर्जिंग चैलेंज टू द्रविडियन मॉडल। देखिए इसमें अच्छी बात की गई है, ठीक है, कुछ अच्छी चीजें मिलेगी और कुछ फालतू की चीजें। क्या किया गया है, जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है उन्होंने कहीं ना कहीं एक बिल को रेस किया जो ये दिखा रहा है जो वर्किंग आवर्स है वर्कर की, उसको कहीं ना कहीं इंक्रीज किया जाए। अब वो क्यों किया जा रहा है अभी आगे बताऊंगा। ठीक है क्या बताया जा रहा है, लेकिन जब इन्होंने इसको पब्लिक ओपिनियन के लिए रखा तो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट तो आना ही था, तो प्रोटेस्ट आया जिसके कारण से इस बिल को विड्रॉल कर लिया गया। ये क्या दिखाता है, ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं जो कोर आइडियल है द्रविडियन मॉडल की, वो क्या दिखाता है, इंक्लूसिव इंडस्ट्रियल को दिखा रहा था। ठीक है, और कहीं ना कहीं दोनों ही इकोनॉमिक डेप्रिवेशन और जो उनसे होने वाली जो उनसे होती है, जैसे मार्केट के द्वारा, जो मार्केट के कारण से जो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन या सोशल डेप्रिवेशन होता है, जो इनइक्वालिटीज के द्वारा, उनको कहीं ना कहीं ये एड्रेस कर रहा था। क्या इसमें बताया गया, जो मॉडल है वो शेयरिंग कर रही थी प्रॉस्पेरिटी थ्रू प्रोडक्टिविटी। ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी के थ्रू क्या दिखा रहा था कि हम अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी आएगी। यानी कि आप 12 घंटे अगर मेहनत करवाओगे तो क्या होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं लोगों के पास वेजेस ज्यादा आएंगे तो लोगों के अंदर प्रॉस्पेरिटी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट लेके इस बिल को इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, तो इस बिल को जो आपका इंट्रोड्यूस करवाने का रीजन था वो यही था। ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें बताया गया जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करेगी और ज्यादा इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल चेंज कहीं ना कहीं रिवाइजिंग हुआ। क्या बताया जा रहा है, जो इसका काम था कि अचीव करना स्ट्रक्चरल चेंज या पॉवर्टी रिडक्शन को इंडिया में साइमल्टेनियसली कहीं ना कहीं इसको एक साथ करना। तो वो इंडिकेटर क्या दिखा रहा है, अब देखिए कुछ इसमें इंडिकेटर की बात की गई है। जैसे अगर हम लोग तमिलनाडु में बात करें, एग्रीकल्चर लोअर शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट अगेंस्ट ऑल इंडिया एवरेज। ठीक है, जो एग्रीकल्चर का शेयर है कहीं ना कहीं लोएस्ट है। ठीक है, ऑल इंडिया के रिस्पेक्ट में, एवरेज के रिस्पेक्ट में ये कहीं ना कहीं रिवर्स नजर आता हुआ, रिवर्स देखा जा रहा है। ठीक है, अभी नजर आ रहा है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट है, एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट है, वो 27% थी 2018-19 में, जो कि अब 2020-21 की डाटा के हिसाब से 30% हो गई है। ठीक है, अगर एब्सोल्यूट टर्म में देखा जाए तो इंक्रीज हुआ है 8.5 से 10.5 मिलियन इंक्रीज हुआ है। जो एंट्री है 2 मिलियन पीपल की जो एग्रीकल्चर में इंक्रीमेंट देखा गया है, वो किस कारण से देखा गया है, कहीं ना कहीं यहाँ की जो डिस्ट्रेस है, जो एग्रीकल्चर की डिस्ट्रेस है, वो कहीं ना कहीं इसको ड्राइव कर रहा है। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग शेयर है वो भी डिक्रीज देखा गया है 20% से 16.8% की। अगर एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो 6.5 मिलियन से 5.8 मिलियन देखा गया है 2020-2021 में। कहीं ना कहीं ये डिस्कस करने वाली बात है, क्योंकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम लोग, जो रिसेंट गवर्नमेंट ने रिलीज में क्या कहा है कि जो स्टेट इन्वेस्टमेंट है वो 2,73,448 करोड़ है, कहीं ना कहीं सिक्योर करेगा 2 ईयर की साइनिंग टू, जिसमें इन्होंने साइन किया है 224 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, एमओयूज को साइन किया है। लेकिन ये हमें पता नहीं है कि इन्वेस्टमेंट जो है एक्चुअली कहां पे हो रहा है और ये चीज किन चीजों में जो जॉब है वो क्रिएशन हो रहा है। ठीक है, अगर बात की जाए वर्कआउट 0.1% यूनिट जो प्रॉमिस कर रहे हैं कैपिटल, प्रॉमिस कैपिटल को 1% पर जॉब इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो अभी के लेटेस्ट एनुअल सर्वे इंडस्ट्री डाटा में ये पता लगा, जो रेशियो है जॉब का पर यूनिट कैपिटल के हिसाब से बताया गया इन्वेस्टमेंट हुआ है 0.58 जो है वो तमिलनाडु का है और 0.34 जो है गुजरात का है, 0.33 जो है महाराष्ट्र का है। जबकि अगर हम लोग इसको
इसको देखने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं ये एंड अप करेगा सिचुएशन को और डिमिनिश करेगा वेजेस एंड वेनिश जॉब को। अब तक की अगर हम लोग इसको अरेस्ट करने के सोचे कि इस ट्रेंड को, ये ट्रेंड को पकड़ने की सोचे, तो कहीं ना कहीं ये हमें क्या सिचुएशन दिखाएगा कि कहीं ना कहीं वेजेस जो है डिमिनिश हो रहे हैं, जॉब कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं। ठीक है, अगर तमिलनाडु के अकेले की बात की जाए तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट और कहीं ना कहीं इन्होंने कैपिटल में बहुत अच्छा बैलेंस बनाया है। और साथ ही साथ अगर वेजेस शेयर की बात करें नेशनल इनकम पे कहीं ना कहीं फॉलिंग हुआ है अक्रॉस द वर्ल्ड, इंक्रीजिंग कैपिटल इंटेंसिटी। इनकी जो कैपिटल इंटेंसिटी है वो कहीं ना कहीं बढ़ी है। ठीक है, अगर तमिलनाडु जो है हाईएस्ट शेयर ऑफ वेजेस है ग्रॉस एडेड वैल्यू में। ठीक है, अगर फैक्ट्री सेक्टर में देखा जाए, जो बहुत सारे अगर कंपेयर किया जाए अलग अलग स्टेट्स के साथ, तो हमें देखने को मिलता है जो एवरेज वेज है जीबीए का वो 2019-20 का 21% है स्टेट्स का, लगभग ये दोगुना है किसके, गुजरात के। गुजरात में भी 12% है। ठीक है, और अगर कंपेयर किया जाए किसके साथ, आपके तमिलनाडु का 21% है एवरेज वेज का। ठीक है, महाराष्ट्र का वहीं पे 14% है। द वर्ल्ड ओवर शेयर ऑफ वेजेस हैज डिक्लाइन ड्यू टू पॉलिसी फेवरिंग कैपिटल। अगर कैपिटल के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो शेयर ऑफ वेजेस है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। ठीक है, जिसके वजह से जो लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं पुश मिल रहा है। ठीक है, कैपिटल की वजह से। अगर हम तमिलनाडु की बात करें कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन अगर प्रोटेक्ट की बात करें वर्कम की, देखिए अगर बात की जाए रिलेटिव वेज की, वो कहीं ना कहीं हायर है, क्योंकि जो लोअर लेवल कॉन्ट्रेक्चुअल है और बेटर बार्गेनिंग स्ट्रेंथ है लेबर की, उस वजह से रिलेटिव वेजेस जो है वो क्या है, हायर है। शेयर ऑफ डायरेक्टली एम्प्लॉय वर्कर इन द स्टेट 80%, जो शेयर है डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट वर्कर की वो 80% है, कंपेयर टू ऑल इंडिया एवरेज जो है वो 66% है। ये कहीं ना कहीं हमें क्या दिख रहा है, ये ट्रेंड कहीं ना कहीं डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। जो 76% था 76% हुआ 2019-20 में। ठीक है, तो देखिए इससे हमें क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कहीं ना कहीं हमें जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमें वर्कर का भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर दोनों ही एक साथ चलते रहेंगे तो क्या होगा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और जीवीए जो है, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, वो भी दोनों ही साथ इंक्रीज होते चलेंगे, जिससे दोनों ही चीजों को यानी कि कंट्री को और साथ ही साथ जो पीपल है, जो वल्नरेबल सेक्शन है, उनको भी क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा और उनसे कहीं ना कहीं ग्रोथ होगी हमारे पूरे कंट्री की। अगर देखिए, अगर ग्रोथ सिर्फ एक एस्पेक्ट में नहीं हो रही है, ग्रोथ यहाँ पे हर एक एस्पेक्ट में हो रही है। अगर आप वेजेस को कहीं ना कहीं इंक्रीज करोगे तो उस वेजेस से जो वो इंसान है वो क्या करेगा, अपने बच्चों को, चिल्ड्रन को कहीं ना कहीं एजुकेशन में आगे बढ़ाएगा, यानी कि एजुकेशन सेक्टर में भी खर्च करेगा, जिससे एजुकेशन सेक्टर भी जो होगी वो ग्रोथ होगी तो जो हमारी इकोनॉमिक है उस पर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा और वो भी ग्रोथ होगा, साथ ही साथ आपके जो जीडीपी है वो भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर और क्या बताया, इनके यूज से जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट 1970 बना था, देयर वाज बीन शिफ्ट अगेंस्ट वर्कर बोथ इंटरप्रेटिंग ऑफ दीज एक्ट कोर्ट एंड ग्राउंड। जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने मैनिफेस्टो में बताया था 2019 के कि हम जो है वर्कर के फेवर में काम करेंगे और एक ट्राइपार्टाइट कमेटी बनाएंगे जो एड्रेस करेगा किसके, जो वर्कर है और जो नेशनल लेवल है उनके बीच में एक ग्रीवेंसेस का काम करेगा, ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने को काम करेगा। ठीक है, जो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तमिलनाडु में नॉट फॉलो दिस रेस टू द बॉटम, इसको कहीं ना कहीं नीचे से फॉलो नहीं किया जा रहा है। जो डाइल्यूशन लॉ है, डाइल्यूशन ऑफ लेबर लॉ है या फिर टैक्स कंसेशन है, सिर्फ और नॉट ओनली सोर्स ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज के लिए सिर्फ ये कॉम्पिटेटिव नहीं है, जो स्टेट है उसको किसके लिए काम करना पड़ेगा, स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और जो इंस्टीट्यूशन है उसके इकोसिस्टम जो एग्जिस्टिंग है उनके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजों को कहीं ना कहीं लाना होगा और अच्छी चीजों को आगे कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना होगा और जो बैकवर्ड लिंकेज है उनको भी इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो। यानी कि जो ऑपरेट करने वाली चीजें उस पर अगर कॉस्ट रिड्यूस होगा तो हमारा क्या होगा, वेजेस जो होगा वो कहीं ना कहीं लोगों की इंक्रीज होगी और हम ग्राउंड लेवल पे और अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले जो हमारी स्किल्स है
उसको इनहेंस करना चाहिए। उसको इनहेंस करने के लिए जो हायर एजुकेशन पे है उसको इंक्रीज करना चाहिए। अगर हम तमिलनाडु की बात करें, उन्होंने अचीवमेंट किया है हायर एजुकेशन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 51%, 51.4, और जबकि ऑल इंडिया का है 27.1%। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है तमिलनाडु के लिए, और इसको कहीं ना कहीं हमें सिर्फ तमिलनाडु तक ही सीमित नहीं रखना है, हमें ऑल इंडिया लेवल पे भी इंक्रीज करना है, जिससे हर एक इंसान की जो है जो भी हायर एजुकेशन लेना चाहता है उनका एनरोलमेंट अच्छी तरह से हो जाए और क्वालिटी एजुकेशन जो है वो भी मिले। और साथ ही साथ हमें स्कूल एजुकेशन पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि हमने कल अटेंडेंस सिस्टम से देखे थे, अटेंडेंस सिस्टम में क्या हुआ था कि जो टीचर्स है वो घर पे बैठ जाते और उनके यहाँ पे एक प्रॉक्सी टीचर को अपॉइंट कर दिया जाता था। ठीक है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ हमें स्किल, क्वालिटी एजुकेशन और इन सबको अगर देंगे तो कहीं ना कहीं स्किल गैप जो है वो कहीं ना कहीं कम होगी और लोग जो होंगे ज्यादा अवेयर होंगे, ज्यादा चीजों का बेनिफिट ले सकते हैं और साथ ही साथ अपनी स्किल को भी और ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लाइमेट लीडरशिप। अब देखिए इसकी कॉन्सेप्ट को समझिए जरा, क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले अगर हम कुछ लास्ट फ्यू वीक्स की बात करें, कुछ हफ्तों की बात करें, तो यहाँ पे एक वोकल कैंपेन उठा है कि अनसीट मिले अनसीट हो, यानी कि जो प्रेसिडेंट दिया गया है, डेजिग्नेटेड किया गया है COP 28 को, जो मिनिस्टर है सुल्तान अल जेबर, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन अरब एमिरेट के हैं, UAE के, उनको कहीं ना कहीं हटाने की मांग कर रहे हैं। ठीक है, वोकल कैंपेन कर रहे हैं। ठीक है, अभी एक मसला है क्या, उसको जरा समझिए। अब जो बताया गया है कि इंक्लूड रिसेंट लेटर फ्रॉम यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन पार्लियामेंट कॉलिंग फॉर रिमूवल ऑन ग्राउंड, किस ग्राउंड पे, कि ये वो जो है CEO है आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के, इस बिहार पे। और ऑयल कंपनी जो है कहीं ना कहीं आपको क्या, किसको प्रमोट करता है, आपके ग्रीन हाउस को तो करे, ग्रीन हाउस को जो है ज्यादा प्रमोट करता है। ठीक है, उसके वजह ज्यादा ग्रीन हाउस होता है, तो इनको कहीं ना कहीं उस बिहार पे हटाने की मांग की गई है। ठीक है, लेकिन इनको प्रॉब्लम किस चीज को है, किनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है इन सब चीजों से, इन सब चीजों से प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है जो डेवलपिंग कंट्रीज है। उस क्लाइमेट चेंज के वजह से उनको कहीं ना कहीं जो सामना करना पड़ रहा है वो ज्यादा करना पड़ रहा है, किसको, डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है, इससे मतलब नहीं कि कौन किसका मालिक है, कौन किसका मालिक नहीं है, कहां से कोल इन्वेस्टमेंट हो रहा है या कोल में जो ज्यादा न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। इससे मतलब ये होता है जो क्लाइमेट चेंज का जो सबसे ज्यादा जो सामना करना पड़ रहा है वो किनको करना पड़ रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज को। जैसे बांग्लादेश और मालदीव्स की यहाँ बात की जा रही है, ये कहीं ना कहीं, और यही दोनों ने आर्टिकल कहीं ना कहीं इसको प्रीफर किया है। ठीक है, जो लीडर है वल्नरेबल फोरम है, ग्रुप ऑफ 58 वर्ल्ड मोस्ट क्लाइमेट जो वल्नरेबल कंट्री है वो कहीं ना कहीं जिसमें 1.5 बिलियन जो है पुअरेस्ट पीपल है, और वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा चैलेंजिंग फेस कर रही है, किससे, इस क्लाइमेट चेंज से। ठीक है, और उनको कहीं ना कहीं $500 बिलियन का लॉसेस हो चुका है इस क्लाइमेट चेंज के वजह से, इकोनॉमिक लॉसेस को झेलना पड़ा है, वो भी 2 डिकेड में, सिर्फ 2 डिकेड में $500 बिलियन का उनको कहीं ना कहीं आपका इकोनॉमिक लॉसेस झेलना पड़ा है। तो अब क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात तो क्लीन एनर्जी फ्यूचर में होनी चाहिए। इस जर्नी में ही बताया गया है कि आपको जो चीज करना है वो करना है, क्लीन एनर्जी को फ्यूचर में कहीं ना कहीं लाना है। ठीक है, और फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी को जो है, जो कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल है हमारे इकोनॉमिक्स के लिए, वो इकोनॉमी के लिए, उसको कहीं ना कहीं आपको कम करना है, उसको डिफाइन करना है, और उसकी जगह पे आपको एनर्जी ट्रांजिशन स्ट्रेटेजी की तरफ बढ़ना है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें इंपॉर्टेंट है कि अवॉइड करें डिवीजन को। हम लोग जो डिवीजन कर देते हैं उसको कहीं ना कहीं अवॉइड करना चाहिए और कंटिन्यू एंगेज करना चाहिए हमारे COP 28 के जो पार्टीज है उनके साथ, और साथ ही साथ नए तरीके को, नए वे फॉरवर्ड को कहीं ना कहीं इकोनॉमिक चीजों में और हमारे प्लेनेट में कहीं ना कहीं जोड़ना चाहिए। अगर सुल्तान अल जेबर की बात की जाए, उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने लीड किया है मस्दार, जो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है उसको एक कहीं ना कहीं लीड किया है, मतलब उसको आगे बढ़ाया है। एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसमें कर रही है, सोलर और विंड प्रोजेक्ट, उसको भी कहीं ना कहीं लीड कर रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते सिर्फ वो ऑयल कंपनी के साथ ओनर होने पर ही वो कहीं ना कहीं
क्या नाम है, आप उनको हटा दीजिए। वो उनकी पॉजिटिव चीजें भी यहाँ देखनी चाहिए। वो किसमें इन्वेस्टमेंट, वो किसके साथ जुड़े हुए हैं, मजदर जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहा है सोलर और विंड प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। और जो यूएई का बरक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो जो रिसेंटली ओपन हुआ है, उसने कहीं ना कहीं जनरेट कर रहे हैं 6 गीगावाट, यानी कि 5.6 या 5.8 भी हो सकता है, ठीक है, क्लीन एनर्जी पावर को, ठीक है। जो मजदार है और जो एरिना है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, उन दोनों ने साइन किया है एग्रीमेंट को, जिससे कि क्या हो रहा है, एग्रीमेंट को जिनका एम है कि ट्रिपल ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो 3 गुना की जाए ग्लोबल एनर्जी रिन्यूएबल को, जो 2030 तक, यानी कि ये पॉजिटिव चीजों को कुछ दिखा रहा है। दिस इज द लीडरशिप ऑफ आवर ग्लोबल एनर्जी फ्यूचर, यानी कि ये जो लीडरशिप हमारे किसको दिखा रहा है, ग्लोबल क्लीन एनर्जी फ्यूचर को दिखा रहा है, जो बहुत ही प्रैक्टिकली सेंस में दिख रहा है हमें, ठीक है। अगर फाइनेंशियल की बात करें, फाइनेंशियल क्रूशियल की ना बनी हुई है COP 28 में, जो जिसमें हमारी क्लाइमेट प्रोस्पेरिटी प्लान को प्रोग्राम किया जा रहा है, और साथ ही साथ मुजीब क्लाइमेट प्रोस्पेरिटी प्लान जो कि एडॉप्ट किया है बांग्लादेश ने, उसको भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। और साथ ही साथ ये जनरेट किया जा रहा है कि जो 10 ट्रिलियन का डॉलर जो है, वो कहीं ना कहीं जो आपके बांग्लादेश में आएगा, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 ट्रिलियन डॉलर इन बिल्डिंग क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 ट्रिलियन का डॉलर का जो है इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। ये क्लाइमेट का जो प्रोस्पेक्टिव एजेंडा है, वो कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है किस चीज को, इकोनॉमिक ग्रोथ को, जो कि पुअरेस्ट कंट्री है और जिनके साथ जो बातचीत नहीं होती है, नेगोशिएबल नहीं होती है, उनके साथ कहीं ना कहीं ये प्रोस्पेरिटी लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब देखिए इससे, और वो कौन कराएगा, वो जो आपके रिच कंट्री है, जिनके अंदर पॉल्यूशन की मात्रा ज्यादा होती है, वो इस चीज को कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्ट को नॉट कर्टेल, इसको रोकेंगे भी नहीं, ठीक है। अगर बात की जाए यूएई की लीडरशिप की, वो कहीं ना कहीं सिक्योर कर रहे इन्वेस्टमेंट को सॉवरेन वेल्थ फंड के साथ और मल्टीपल डेवलपिंग बैंक, जो कि डिलीवर करेगा ह्यूज बूस्ट ऑफ क्लाइमेटिक प्रोस्पेरिटी, जो हमें अभी जरूरत है, ठीक है। अगर डेप्ट बैरियर की बात करें, अनसस्टेनेबली वेट डेप्ट, यानी कि अनसस्टेनेबल डेप्ट कैसे, कि कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करता है क्लीन एनर्जी में, लेकिन अगर वो किसी वजह से डैमेज होता है, किसी क्लाइमेट की वजह से डैमेज हो रहा है, या फिर आपके सपोज करो वाटर ही है, ठीक है, रिवर है, रिवर में आपको क्या मिल रहा है, इकोनॉमिक चीजें मिल रही है, फायदा मिल रहा है, जैसे कि आप मछली पकड़ सकते हो, और मछली पकड़ने से आपका इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो बढ़ेगा। लेकिन अगर वो क्लाइमेट चेंज की वजह से रिवर पॉल्यूशन हो रहा है, या फिर जो पानी की जो हीटिंग है वो इंक्रीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो आप क्या करोगे, उसके लिए साफ करने के लिए कर्जा लोगे। अब जब कर्जा लोगे तो उससे क्या होगा, वो साफ तो नहीं हो रहा है, प्लस आपका कर्जा जो है और बढ़ रहा है, यानी कि अनपेएबल ड्यू टू क्लाइमेट डैमेज। क्लाइमेट डैमेज की वजह से वो अनसस्टेनेबल डेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा सीवियर होते जा रहा है, और ज्यादा इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। लेकिन एमिशन जो है वो कहीं ना कहीं कम नहीं हो रही है, ठीक है। इस चीज को बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो कलेक्टिव अप्रोच की बात करनी चाहिए, यानी कि इस जो डेप्ट है, डेप्ट प्रॉब्लम है, उसके लिए कहीं ना कहीं कलेक्टिव अप्रोच लेनी जरूरी है जल्द में, ठीक है। और जो बैरियर है उसको भी कहीं ना कहीं देखने की जरूरत है। साथ ही साथ क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट और क्लाइमेट एडेप्टेशन को हमें कहीं ना कहीं अभी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। सॉवरेन वेल्थ फंड और मल्टीपल डेवलपमेंट जो बैंक है, वो असिस्ट करेंगे डी रिस्क करने में, जो हमारी रिस्ट्रक्चर जो डेप्ट है उसको डी रिस्क करने में आपके काम आएंगे, और इंश्योर करेंगे जो हमारी क्लाइमेटिक बॉन्ड है उनको री इशू करने में, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं सजेस्ट किया कौन, एल जेवर ने इसको सजेस्ट किया है। अगर यूएई लीडरशिप की बात करें तो क्लीन एनर्जी का टारगेट जो है वो 2025 तक लिया गया है, जो कि ट्रांसफॉर्मिंग करेगा आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी को आबू धाबी क्लीन एनर्जी में ग्रिड कंपनी में 2030 तक। ये क्या दिखा रहा है, ग्लोबल फाइनेंशियल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, और जो कि मॉनेटरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर फाइनेंशियल की बात करें, फाइनेंशियली कंटिन्यू टू सेंट्रल सीओपी आउटकम, जो फाइनेंस है वो कहीं ना कहीं लगातार सेंटर की आउटकम बनी है, ठीक है, जिसमें आपके लॉस एंड डैमेज फंड को जो लास्ट ईयर सेक में दिखाया गया था, ठीक है, जिसमें फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी इकोनॉमिक को कहीं ना कहीं लोगों ने, जो बाकी लोगों ने भी कम करने की बात की थी, ठीक है।
और क्लाइमेट डैमेज को भी मोस्ट वल्नरेबल कंट्री ने जो है उनको कहीं ना कहीं फंडिंग की बात भी की गई थी। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज है जो COP एडवांस के लिए किसी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी उसकी जो एडवांस को उसको कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई ना तो विन हो रहा है ना कोई लूज हो रहा है। हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि हमें क्लाइमेट चेंज को कहीं ना कहीं जो है डिक्रीज करना, यानी कि जो टेम्परेचर है टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही लिमिट कर देना, उसको आगे बढ़ने नहीं देना, यानी कि पेरिस एग्रीमेंट को जो हमें है टारगेट करना। अगर इस चीज को टारगेट नहीं कर सके तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम होगी सबसे पहले जो आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आएगी, और इसका सिर्फ एक ही पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, हर एक सेक्शन पे पड़ेगा, हर एक कंट्री पे पड़ेगा, हर एक एरिया में पड़ेगा, जिसके कारण से लोगों की इकोनॉमिक वैल्यू, उनकी जो प्रॉस्पेरिटी है, उनकी जो डेवलपमेंट है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हैम्पर होती हुई नजर आएगी। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है मैसेकर ऑफ इनोसेंट। क्या बताया जा रहा है? जो निर्दोष लोग हैं उनको कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा है? खत्म किया जा रहा है। अब वो कहां पे हो जा रहा है वो आप देखिए जरा। युगांडा एंड कोंगो मस्ट डू अगेंस्ट इस्लामिक मिलिटेंट। अब क्या है युगांडा और कोंगो क्यों इस्लामिक मिलिटेंट के अगेंस्ट है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। जो क्या बताया जा रहा है कि कम से कम 41 लोग जो है, जिसमें 41 लोग थे, जिसमें 38 जो है स्टूडेंट थे, वो कहीं ना कहीं मरे, उनकी डेथ हुई। किस वजह से? युगांडा कोंगो बॉर्डर पे जो क्या हुआ था, एक अटैक हुआ था, उसके कारण से ये बताया जा रहा है। इस्लामिक मिलिटेंट जो है येट अनदर क्रूएल रिमाइंडर वर्सन सिक्योरिटी सिचुएशन इन अफ्रीका। कहीं ना कहीं जो इस्लामिक मिलिटेंट है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है यहाँ पे। ठीक है, इन रिसेंट ईयर में क्या देखा गया? इस्लामिस्ट और मिलिटेंट जो वायलेंस है वो कहीं ना कहीं पूरी कॉन्टिनेंट में कहीं ना कहीं पिकअप कर रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है। ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका टू सोमालिया, कहां से कहां तक? आपके नॉर्थ अफ्रीका से सोमालिया तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं पिकअप कर रहा है। जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कमजोर होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, जो बॉर्डर रीजन है युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, वहां पे कोई भी नो स्ट्रेंजर टू मिलिटेंसी। ठीक है, कोई भी एक मिलिटेंसी जो वहां पे मिलिटेंसी की पावर जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा दिखने को मिल रही है। ठीक है, युगांडा अथॉरिटी ने कहीं ना कहीं ब्लेम किया है एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्स को, एक इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है। ठीक है, युगांडा अथॉरिटी ने किसको किया है? जो आपका इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है, कौन? ADF। ठीक है, एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्स। ठीक है, अब ये बनी कैसे, कि क्यों हुई, ये मिलिटेंट क्यों हुई, इसके बारे में थोड़ी सी नीचे बात करेंगे। ठीक है, जो लार्जली कहाँ ऑपरेट करती है? आपके कोंगो में, और ये लगभग अटैक करने के मामले में ही रहती है। ठीक है, अगर ये पुलिस के अनुसार क्या कहा जा रहा है, जो ग्रुप है वो अटैक किया था लुब्रिया सेकेंडरी स्कूल में, जो लोकेटेड है 2 किलोमीटर कहां से? आपके कांगलेस बॉर्डर से। ठीक है, और इनके पास ग्रेनेड, मैचेस ये सब पाए गए। ठीक है, बताया जा रहा है इनके पास ये सब थे फ्राइडे में, और कहीं ना कहीं इसके चपेटे में कौन आए? स्टूडेंट्स। और इनको कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं हैक कर लिया गया, और मतलब इनको किडनैप कर लिया, कुछ को तो किडनैप कर लिया गया और कुछ जो है पकड़ा गया, और साथ ही साथ जो इनकी डॉर्मेट्री है, जो यहाँ पे रहने की जगह है, उनको कहीं ना कहीं आग के हवाले कर दिया गया, और इनके जो स्कूल्स को है उनको कहीं ना कहीं लूट लिया गया। अब क्या हुआ है? इन 1998 की बात की जा रही है। जो ADF है वो अटैक कर रहे हैं दूसरे स्कूल में, जो कांगलेस बॉर्डर है वहां पे कहीं ना कहीं 80 स्टूडेंट जो कि क्या कर दिए थे, वहां पे पूरा आग लगा के उनको जला दिए थे। ठीक है, इस तरह का मैसेकर जो है, खतरनाक मैसेकर उस टाइम पे किए थे। ठीक है, विच डिक्लेयर इट्स एलिजियंस इस्लामिक स्टेट टेरिटरी इंटाली। जो इसकी ये क्या दिखाती है? ये दिखाती है कहीं ना कहीं ये इस्लामिक स्टेट जो टेरिटरी है वो एंटिटी को दिखाते हैं। ठीक है, अगर 2016 की बात करें, यूटिलाइज सच अटैक देयर शॉक वैल्यू एंड यूज किडनैपिंग स्टूडेंट चाइल्ड सोल्जर। अब ये क्या कर रहे हैं? 2016 में जो बात आई थी कि ये जो अटैक कर रहे हैं या फिर जो किडनैप कर रहे हैं स्टूडेंट को, क्यों कर रहे हैं? ताकि वो चाइल्ड सोल्जर को बना सके। ठीक है, अगर ADF की बात करें यानी कि एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्स की, तो वो फॉर्म हुई थी 1990 में। जो क्या हुआ था? मिलिट्री ग्रुप थी जो अपोज कर रही थी जो रूलिंग है युगांडा की, रूलर जो थे लीडर योवारी मुसेवेनी, इनको कहीं ना कहीं अपोज कर रही थी। ठीक है, क्या हुआ था? फाउंडेड बाय फॉर्मर कैथोलिक हु आर कन्वर्टेड
जो पहले क्रिश्चियन थे और उसको फिर कन्वर्ट कर दिया था किसमें, इस्लाम में। ठीक है, जो एडीएफ का मेन रिक्रूटमेंट है, प्लैंक है, वो मुस्लिम थे। ठीक है, जो मेकअप कर रहे थे, जो कौन थे, 14% थे युगांडा पॉपुलेशन के। ठीक है, ऑफिशियली फिगर जो बताती है जो युगांडा में पॉपुलेशन है वो 14% जो है मुस्लिम के थे, उन्हीं को ही ये क्या कर रहे थे, ज्यादातर ले रहे थे। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेटेड, इनके खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेटेड हो रहा है वो कौन कर रहा था, मुसेवेनी जो उस टाइम के रूलर थे, उस टाइम पे 1990s के, कहीं ना कहीं वो इनके ऊपर क्या कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे। इस वजह से ये क्या हो रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक अभी क्रिएट कर रहे हैं। अगर 1998 की बात करें तो स्कूल में अटैक हुए, युगांडियन एंड कांगोलीज आर्मी लॉन्च ज्वाइंट ऑपरेशन, जिसमें जो फोर्स है एडीएफ के, उसको कहीं ना कहीं रिलोकेट कर दिया था जंगल की तरफ, ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में। यानी कि दोनों ने ही, युगांडा और कांगोलीज की जो आर्मी थी, उन्होंने कहीं ना कहीं ज्वाइंट ऑपरेशन किया और उनको जंगल की तरफ धकेल दिया। ठीक है, जो ग्रुप थी वो, और जो रिसेंट ईयर में देखा जा रहा है कि ज्यादा एक्टिव है, और ये डिफरेंट है किससे, अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के। ठीक है, जो अभी स्ट्रांग नजर आ रही है अफ्रीका में। ठीक है, जब से अगर बात की जाए नाटो के बाद में इन्वेजन, जो नाटो ने जो इन्वेजन किया था लीबिया में, उसके बाद की बात देखा जाए तो जो रिजाइम है, बॉट डाउन रिजाइम ऑफ मुअम्मर कादिफी, इनको कहीं ना कहीं जो नाटो ने कहीं ना कहीं इन्वेजन करके लीबिया में इनको कहीं ना कहीं डाउन कर दिया था, जिसके कारण से सिविल वॉर और जो प्रोलिफरेशन हुआ था वेपन का, वो कहीं ना कहीं मिलिटेंट के ग्रुप के जो बाहर है वो कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंट में फैला था। ठीक है, ये सिचुएशन जो युगांडा में है वो कहीं ना कहीं जड़ पकड़ चुकी है। अगर हम मुसेवेनी की बात करें, जो पावर में थे 1986 में, उन्होंने कहीं उनके टाइम पे कभी भी जो कंट्री था वो कभी भी स्टेबल नहीं रहा और ना ही कभी पीसफुल रहा। ठीक है, अभी अगर बात की जाए वॉर अगेंस्ट टेरिटरी की, तो कहीं ना कहीं इस चीज के लिए क्या करना चाहिए, इस चीज के लिए सबसे पहले तो ज्वाइंट ऑपरेशन जैसे पहले किए थे उस टाइप के ज्वाइंट ऑपरेशन अभी के टाइम पे जरूरी है। और कहीं ना कहीं युगांडा और कांगो के दोनों की ही जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट दोनों की जो है वो ज्यादा है, क्योंकि अगर यहाँ की मिलिटेंट अगर हेल्प नहीं करेगी, अगर यहाँ की आर्मी हेल्प नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं इस तरह के बच्चे और भी किडनैप होंगे और भी बच्चों को जो है प्रॉब्लम जो है यहाँ फेस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों को इम्प्रूवमेंट मेजर्स जो है लेनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट लानी चाहिए और इम्प्लीमेंट लॉ और ऑर्डर को ज्वाइंटली ऑपरेट करना चाहिए। ठीक है, ज्वाइंटली ऑपरेशन करके जो लॉ एंड ऑर्डर है उनको कहीं ना कहीं लाना चाहिए, और जो ये जो नेटवर्क, मिलिटेंट नेटवर्क जो बढ़ रहा है उसको कहीं ना कहीं आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज क्या बता रहा है, प्रिपेयर्डनेस पे ऑफ। क्या बताया जा रहा है, अभी आपको पता है साइक्लोन आया था बिपार जो है, ठीक है, उसी के ऊपर ही सारी न्यूज चल रही है आज के टाइम पे अभी में। ठीक है, रिसेंटली न्यूज बनी पड़ी है। बिपार जो है वो कहीं ना कहीं आपके गुजरात और कुछ पार्ट राजस्थान से गुजरी है लास्ट वीक में। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर इसकी नोटिस किया जाए डिस्ट्रक्शन की इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में डिस्ट्रक्शन आया है। ठीक है, इनकी जो इंजुरीज आई है, कैटल की डेथ हुई है, ये सब कहीं ना कहीं कैजुअलिटी हमें देखने को मिली है। ठीक है, और साथ ही साथ ओनली 2 रिपोर्ट कैजुअलिटी के बारे में बताया गया है, डेथ जो है बताया गया है कैजुअलिटी। जो इंडियन रिपोर्ट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहीं ना कहीं इशू किया था रिपोर्ट को, ट्रेजेक्ट्री किया था कब, अर्ली जून 8 को एंड बाय जून 11 को। जो एजेंसी है उनको इंडिकेट कर दिया गया था कि पहले बताया गया था कि जो स्टॉर्म है वुड नॉट बाईपास इंडिया को पास नहीं करेगी, जो प्रीवियसली एस्टिमेट था, लेकिन ये शार्पली क्या हुआ, स्विंग होता गया टुवर्ड द कोस्टल और सौराष्ट्र और गुजरात की तरफ बढ़ता गया। ठीक है, इसकी जो अगर बात की जाए, ये वेरी सीवियर कैटेगरी में बिलोंग करता है, जिसकी विंड स्पीड थी 115 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, 4 दिन तक ये चली, लीड टाइम चली, एंड इसमें एस्टिमेट किया गया कि काफी जो डिस्ट्रिक्ट थी ऑथोरिटी गुजरात की, इवैक्यूएट कर लिया गया था लोगों को। लगभग 1 लाख लोगों को कहीं ना कहीं कोस्टल रीजन में जो रह रहे थे उनको शेल्टर दिया गया। ठीक है, और क्लोज टू 30 एंड सेंट्रल एंड स्टेट डिजास्टर रिलीफ टीम को भी इसमें लगाया गया। ठीक है, रेलवे को कैंसिल कर दिया गया, बहुत सारे ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया, और जो फिशरमैन से जो मछुआरा है उनको कहीं ना कहीं एडवांस नोटिस दिया गया कि आप इस साइक्लोन के इम्पैक्ट की वजह से आप थोड़े समुद्र से दूर रहिए। अगर पावर की बात की जाए तो 1092 विलेज में पावर जो है आउटेज हो गई थी। ठीक है, 5120 इलेक्ट्रिक पोल कहीं ना कहीं उखड़ चुके थे, और एस्टिमेट किया गया था 186 जो ट्रांसफॉर्मर है वो भी कहीं ना कहीं बर्बाद हो चुके थे।
अगर 2502 फीडर की बात करें डैमेज हो चुके थे सौराष्ट्र रीजन और कच्छ रीजन में। जो शॉप्स है और स्टॉप्स एंड स्टेब्लिशमेंट है रिपोर्टली रीओपन, अभी रीओपन हो रहे हैं, लेकिन फुली इसको नॉर्मली से आने में थोड़ा टाइम लगेगा, कहीं ना कहीं नॉर्मल कंडीशन में आने में इसको टाइम लगेगा। ये एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं रिसेंट ईयर से मिली है, जो कि साइक्लोन को देखा जा रहा है, जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी है उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और हमें कहीं ना कहीं इसके इम्पैक्ट जो है ओनली 36 और 36 to 60 आवर आगे में पता लगेगी। ठीक है, जो ग्रेटर लीडिंग टाइम है कहीं ना कहीं इस थ्योरी का और ज्यादा प्रिपरेशन की बात बताई जा रही है। जो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनएफिशिएंट कम्युनिकेशन नेटवर्क है और लाइवलीहुड पैटर्न है, कंबाइंड विद द नेचुरल फ्यूरी दैट साइक्लोन ब्रिंग अबाउट, मीन दैट देयर इज ए लिमिटेड प्रिकॉशन मेजर। देखिए, जो टाइम हमें कम टाइम मिला उसके कारण से जितना हो सका उतना तो कर सके गवर्नमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं और लिमिटेड टाइम की वजह से प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं कम दिखी यहाँ पे मिली। ठीक है, अब आगे क्या बताया जा रहा है। अगर बात की जाए 1998 की जो साइक्लोन आई थी गुजरात पे टकराई थी, उसने कहीं ना कहीं रिपोर्ट किया था 3000 लोगों की डेथ की, जो कहीं ना कहीं अभी बताया जा रहा है सेफ है। ठीक है, और कहीं ना कहीं हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, जबकि ये बताया जा रहा है जो नई खतरा है कहीं ना कहीं क्या बताया जा रहा है, थ्रेट ऑन होरिजन। सेवरली स्टडी हमें बताती है कि जो अरेबियन सी है वो आपके ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रही है, बढ़ रही है। उनकी जो सीवियर साइक्लोन की जो कंडीशन है वो क्या हो रही है, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ रही है। ठीक है, जो फ्रिक्वेंटली है हम लोग इसको कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड एज द परमानेंटली पॉलिश इंटरवेंशन, या एफर्ट मस्ट बी मेड इंश्योर कोस्टल रेगुलेशन जोन नॉर्म्स। देखिए, अगर हम लोगों ने परमानेंट पॉलिसी इंटरवेंशन नहीं लाए तो कहीं ना कहीं इवोकेशन जो हमारी फ्रीक्वेंसी इवैक्यूएशन जो है इम्प्लीमेंट ठीक तरह से नहीं हो पाएगी, और जो कोस्टल रेगुलेशन नॉर्म्स है उसको भी कहीं ना कहीं प्रिस्क्राइब करने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं हमें नई चीजों को इम्प्लीमेंट करने की और सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, और हमारे स्ट्रेंथ करने की जरूरत है। जो नेचुरल चीजों को जैसे मैनग्रोव्स हो गया, वो कहीं ना कहीं हमें बेटर वेटलैंड प्रोवाइड करती है और रेजिलेंस करती है हमारे साइक्लोन को ज्यादा सीवियर करने की। तो हमें क्या यहाँ पे जरूरत है, सबसे पहले तो हमें अगर मेजरमेंट लेना हो तो हमें क्या लेना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें जो मैनग्रोव्स है उनकी एरिया को इंक्रीज करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे सही ध्यान देना चाहिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको ठीक तरीके से फॉलो करना चाहिए, जो लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, लोग जो कोस्टल एरिया में रह रहे हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई करके उनको कहीं ना कहीं आपको बेटर मेजर्स जो है देना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको सेफ्टी मेजर्स तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। देखिए, ये न्यूज है व्हाट इंडियन शुड बी से यूएस ऑन जून 21। इसको कराने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सारा ही बेकार है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो बताया जा रहा है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा अपोज कर रहा है गवर्नमेंट को, बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज चीजें को बता रहा है और कहीं ना कहीं पोल खोल के रखा है कि गवर्नमेंट की। ठीक है, इसीलिए हम थोड़ी सी इसमें बात करेंगे, क्या चीज जो जितनी इंपॉर्टेंट है वो चीज की हम लोग यहीं से यहीं तक की बात करेंगे। ठीक है, क्या बताया जा रहा है, जो अप्रैल में है कहीं ना कहीं इंडिया ने चाइना को सरपास कर लिया था वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेशन नेशन में। ठीक है, इस चीज को बता रहा है जिससे कि हमारी जो डेमोग्राफी डिविडेंड है वो पॉजिटिव चीजों को अगर देखा जाए, डेमोग्राफिक डिविडेंड है कहीं ना कहीं सेंचुरी में वो ठीक हुआ है, और कहीं ना कहीं हमारी जो पॉपुलेशन है वो टोटल पॉपुलेशन विच 70% जो है इंडियन का है वो क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन है। यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड का 70% जो है हमारे जो है वर्किंग पॉपुलेशन है, और ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है हमारे कंट्री के लिए। इससे हमारे देश की जीडीपी और हमारे देश की जीवीए दोनों ही कहीं न कहीं हमें ग्रोथ नजर आता है। अगर हम बात करें क्या हुआ है ऐसा, देखिए, अगर हम पहले सेंचुरी की बात करें, हम कहीं ना कहीं डेप्रीवेशन में थे। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी जब तक हम आजाद नहीं हुए थे, लेकिन उससे पहले की अगर बात की जाए तो इंडिया और चाइना एक बहुत अच्छी कंट्री के रूप में देखा जाता था, प्रोडक्टिव कंट्री के रूप में देखा जाता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर बात की जाए किंगडम जेम्स वन से लेके अक्यूता एम्परर जो कि आज के टाइम पे थाईलैंड में है, वो वहां के लोग यहाँ पे आते थे, बहुत सारे राइटर आते थे, बहुत सारे पोइट्स आते थे, बहुत सारे जो आपके क्राफ्टमैन से जो यहाँ आते थे, सिंगर्स आते थे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके बहुत सारी चीजों को
यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें, जैसे पैट्री डूरा आर्टिस्ट जो कि ताजमहल में हमें देखने को मिल रहा है। इस तरह के जो कल्चरल जो कनेक्टिविटी उनको कहीं ना कहीं इंडिया में लेके आए। और साथ ही साथ एक और चीज, इन्वेंट्री का भी शुरुआत यहीं से हुआ, जैसे इन्वेंट्री ऑफ जीरोज, एलजेब्रा, कैलकुलस, इन सब का भी इन्वेंट्री कहीं ना कहीं यहाँ से हुआ। लैंग्वेज लैंडस्केप में अगर रोम की बात की जाए, जैसे रोम्स और चाइना के अलावा हमारे यहाँ पे दर्जनों लैंग्वेज को कहीं ना कहीं यहाँ पे बताया जा रहा है। वेबर्स हो गए जो क्लॉथ बुनते हैं अफ्रीका में, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आते थे, और जो मेटलर्जी वर्क है वो भी यहाँ आते थे। और हमारा उनसे हमें जैसे 2000 साल पुराना जो आयरन है वो अभी भी रस्टिंग फ्री है, तो कहीं क्या चीज दिखाता है, ये सब चीजें दिखाता है। तो इंडिया कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ही फलता फूलता था उस टाइम पे, यानी बहुत ज्यादा ही जो आपको जिसको गोल्डन सोनेरी चिड़िया जिसको कहते थे, ठीक है, गोल्डन बर्ड्स का नाम देते थे, उस तरह से इंडिया जो था पहले बना हुआ था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो वैसे वैसे चीजें भी और कॉम्प्लिकेटेड होती गई और चेंज होती गई। वही चीज आज हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर कॉलोनियलिज्म की बात की जाए, उन्होंने कहीं ना कहीं हर चीजों को हमारे क्या किया, तोड़ के रख दिया। अगर उसके बाद जब हमारी देश आजाद हुआ तो हमने कहीं ना कहीं अपने वजूद को यानी कि अपनी विरासत को फिर से हमने पा सके, ठीक है। जिसका अहम रोल कौन निभाया, आपके भीमराव अम्बेडकर ने, और उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी जो रिपब्लिकन प्रैक्टिस और फेडरलिज्म को लोगों के बीच में लाया और हमारे कंट्री को एक डीप रूट दिया, ठीक है। और जिसके कारण से इंडिया जो है सेल्फ डिस्क्रिमिनेटेड हो पाया, ठीक है, डिस्क्रिप्शन हो पाया, अपने आप को खुद बता सकता है। तो यही चीज बता रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे अब नरेंद्र मोदी जी की बात की है, ठीक है, उन्होंने क्या क्या किस तरह से आए, सत्ता में आए, और साथ ही साथ उन्होंने क्या क्या चीज की है। मुस्लिम का प्रोसिक्यूशन जो उनको कोर्ट वगैरह जो है एक्विट किया गया, ठीक है, मास किलिंग वगैरह 2002 की, ये सारी चीजें बता रहा है। और साथ ही साथ आपके जो अडानी सागा बात की जा रही है, अडानी ग्रुप की अभी जो चीज कंट्रोवर्शियल हुई थी, तो इन सब चीजों को बात की जा रही है। तो हमारी ये काम की नहीं है, तो इसलिए हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आज का एडिटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।